ओके, स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मानव अधिगम परिप्रेक्ष्य और उसके सिद्धांत। सबसे पहले अपन को पता होना चाहिए कि मानव अधिगम परिप्रेक्ष्य होता क्या है। परिप्रेक्ष्य, इसका मीनिंग क्या है, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि मानव सीखता कैसे है, ठीक है। मानव सीखता कैसे है, तो इसके लिए कि भाई सीखता कैसे है, उसी के लिए कई विद्वानों ने अपने अपने सिद्धांत दिए, ठीक। और उनके सिद्धांतों की अपनी अपनी मतलब उनके सिद्धांत है, सभी के अलग अलग सिद्धांत हैं, उनके सभी के नाम अलग अलग हैं, ठीक है। उसकी विशेषताएं अलग अलग हैं, ठीक है। इसके साथ ही उनके शैक्षिक निहितार्थ मतलब शिक्षा में उनका उपयोग क्या है, शैक्षिक निहितार्थ प्लस में उनकी कुछ सीमाएं हैं। क्योंकि कोई भी सिद्धांत स्पेशली मतलब ये कोई साइंस नहीं है कि मतलब जो है वो है ही, मतलब ये मानव के सीखने के सिद्धांत है, तो ये सिद्धांत की कुछ ना कुछ सीमाएं अवश्य होती हैं, ठीक है। क्लियर है। तो अगर क्वेश्चन आपने को आता है कि मानव अधिगम परिप्रेक्ष्य क्या है, तो मानव अधिगम परिप्रेक्ष्य मानव के अधिगम संबंधी नियमों उपनियमों को बताता है, ठीक है। नियम उपनियम या सिद्धांतों को बताता है कि मानव अधिगम किस प्रकार से करता है, किस रूप में करता है, ठीक। तो इसलिए कई वैज्ञानिकों ने अपने अपने सिद्धांत दिए। उन सिद्धांत के प्रत्येक के नाम, उनकी विशेषताएं, उनके शैक्षिक निहितार्थ प्लस में उनकी अपनी कुछ सीमाएं हैं, ठीक। अब हमारे सिलेबस में हमारे पास है भाई 4 सिद्धांत। कितने सिद्धांत हैं? 4। हम एक एक को इसमें पढ़ने वाले हैं, ठीक। पहला है सिद्धांत हमारा मानवतावादी सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत है हमारा संज्ञानात्मक सिद्धांत। तीसरा आ जाएगा हमारा व्यवहारात्मक सिद्धांत। और लास्ट आ जाएगा हमारा सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत या सामाजिक सिद्धांत बोल सकते हैं, ठीक। तो मानवतावादी सिद्धांत के जो लोग थे उन्होंने बोला था कि मानव अधिगम इसलिए करता है क्योंकि वह मानव है, ठीक है। मानव है इसलिए वह करता है क्योंकि मानव में चेतना होती है, मानव में इच्छाएं होती है, मानव को पता होता है, ठीक है। चेतना होती है कुल मिला के कि उसको पता है कि वह क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, उसका एक उद्देश्य होता है, ठीक है। इसलिए पशु में अधिगम नहीं करा होता है, ठीक। तो मानव होने के नाते अधिगम करता है, ये मानवतावादी बोलते थे। संज्ञानात्मक वादियों को बोलना था कि मानव के अंदर संज्ञान होता है, किसी चीज़ को जानने का संज्ञान, उसके मतलब मन में ज्ञान होता है, वो ज्ञान को एकत्रित कर सकता है, इसलिए वह अधिगम कर सकता है। कुछ लोग ऐसा बोलना था कि जो मानव है वह अपने व्यवहार मतलब जो चीज़ वो करता है, चाहे वो शिशु हो, किशोर हो, बालक हो, तो जब जैसा वह व्यवहार करता है उस हिसाब से वह सीखता रहता है, ठीक है। उसके साथ ही वह सीखता रहता है। और कुछ लोगों का बोलना था कि जो बालक है, कोई भी व्यक्ति है, वह समाज में रहकर, अपनी संस्कृति में रहकर अधिगम करना सीखता है। देखिए, इसमें से कोई भी है वो पूर्ण रूप से ये नहीं बताता कि मानव अधिगम कैसे कर रहा है, क्योंकि मानव तो मानव होने के नाते भी कर रहा है, संज्ञान के लिए भी, व्यवहार के लिए भी और सामाजिक सांस्कृतिक इसलिए भी। तो ये सभी मिलजुल के कहीं ना कहीं हमारे मानव अधिगम परिप्रेक्ष्य के जो प्रत्यय हैं उनको क्लियर कर रहे हैं। समझ में आ गई बात? अब देखो, मानवतावादी, ये डायग्राम बनाना है आपको अगर ये क्वेश्चन आता है तो, ठीक है। तो मानवतावादी में 2 लोगों के नाम आएंगे, एक आ जाएगा मैस्लो, ठीक, और एक आ जाएगा कार्ल रोजर्स, ठीक। संज्ञानात्मक को हम याद कर सकते हैं, गेस्ट को बोलो प्याज लें, ठीक है। इसमें आ जाएगा गेस्टालवाद, कोहलर, जीन प्याजे भी लिख सकते हो, जीन प्याजे, और ले से आ जाएगा लेविन, ठीक। अलग अलग नाम है, ठीक। व्यवहार में आ जाएंगे हमारे एक थॉर्नडाइक, पावलाव, और एक है स्किनर, ठीक। सामाजिक सांस्कृतिक में आ जाएंगे हमारा वंडूरा, और एक आ जाएगा वाइगॉत्स्की, ठीक। इतना समझ में आ गया। अब मैं इसको शुरू करने से पहले आपको प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन बता देती हूँ कि क्या क्वेश्चन पहले आ चुके हैं, उस हिसाब से हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। देखो, एक तो ये क्वेश्चन आ चुका है कि मानव शिक्षा के मानवतावादी शिक्षण की विशेषताएं क्या है। तो इसमें क्या आएगी, जब हम
कार्ल रोजर्स को पढ़ने वाले हैं। इसमें हम कार्ल रोजर्स को, इसमें जीन पियाजे को, इसमें स्किनर को और इसमें वाइगोट्स्की को पढ़ने वाले हैं, क्योंकि यही हमारे सिलेबस में इन 4 को हम कवर करेंगे। ठीक है, तो अब क्वेश्चन पूछा था इन्होंने कि मानव शिक्षा के मानवतावादी शिक्षण की विशेषता क्या है, तो इसकी जो कार्ल रोजर्स की हम विशेषताएं पढ़ेंगे सिद्धांत में, वही इसका आंसर है। ठीक है, तो अपने को ये पता होना चाहिए कि सामने वाला संज्ञानात्मक दे रहा है, संज्ञानात्मक की विशेषता, तो आपको जीन पियाजे सिद्धांत की विशेषता लिखना है। ठीक, तो अगर क्वेश्चन आता है मानव शिक्षा के मानवतावादी शिक्षण की विशेषता, तो कार्ल रोजर्स के सिद्धांत की विशेषता, क्योंकि ये मानवतावादी है। वाइगोट्स्की के शैक्षिक निहितार्थ, ये क्वेश्चन आ जाएगा वाइगोट्स्की का। ठीक है, स्किनर का क्रिया प्रस्तुत सिद्धांत, देखो स्किनर का क्रिया प्रस्तुत सिद्धांत तो इसमें स्किनर का आ जाएगा। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सोपान, तो इसमें जीन पियाजे को अपन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अनुबंध क्या है, देखिए अनुबंध जो है वो इसने भी दिया है, किसने, पावलाव ने भी दिया है, थायरनडाइक ने भी दिया है, लेकिन हमको अनुबंध किसका लिखना है, स्किनर का लिखना है। किसका लिखना है, स्किनर का। देखो स्किनर ने क्या दिया है, क्रिया प्रसूत सिद्धांत दिया है, लेकिन उसको हम अनुबंध सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक, और इसके कक्षागत परिस्थितियों में कैसे उपयोग करें, तो कक्षागत परिस्थितियों में कैसे उपयोग करें, मतलब स्किनर का शैक्षिक निहितार्थ। ठीक, तो ये 4 के ही इर्द गिर्द हमारे क्वेश्चंस घूम रहे हैं। अभी लास्ट ईयर जो क्वेश्चंस आए उसमें इनकी सीमाएं भी पूछ ली हैं। ठीक, तो इसमें सीमाएं सभी की लगभग एक जैसी सीमाएं आप लिख सकते हो। तो हम लोग बिना टाइम वेस्ट करें अब स्टार्ट करते हैं कार्ल रोजर्स को। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे हमारे फर्स्ट मानवतावादी से। फर्स्ट मानवतावादी कार्ल रोजर्स, इन्होंने क्या दिया था, अनुभवजन्य अधिगम, अनुभवजन्य अधिगम बताया था इन्होंने। ठीक है, अपन को जैसे क्वेश्चन आया हुआ था कि मानवतावादी अधिगम की विशेषताएं बताइए। ठीक है, तो मानवतावादी अधिगम की विशेषता और कार्ल रोजर्स के अनुभवजन्य अधिगम की विशेषता एक ही होगी। सॉरी। ठीक है, तो पहली विशेषता मानवतावादी सिद्धांत की क्या है कि मानव होने के नाते अधिगम करता है। ठीक, पहली विशेषता आ जाएगी मानवतावादी की। दूसरी विशेषता क्या आ जाएगी कि जो मानव है वो प्रारंभ से ही क्या होता है, अच्छा होता है, लेकिन वातावरण मतलब सकारात्मक वातावरण और नकारात्मक वातावरण दो मिल सकते हैं उसको, तो सकारात्मक वातावरण में उसका विकास सकारात्मक विकास होता है, जबकि नकारात्मक वातावरण में उसका नकारात्मक विकास होता है। ठीक, ये 2 पॉइंट आ गए, ऐसे आंसर लिखना है। तीसरा पॉइंट आ जाएगा कि जो व्यक्ति है मतलब जो मानव है वह स्वयं को प्राथमिकता देता है, स्वयं को प्राथमिकता देता है, उसके बाद अपनी समाज में प्रतिष्ठा कायम करने की कोशिश करता है, समाज में प्रतिष्ठा बनाने की कोशिश करता है। ठीक, बनाने का प्रयत्न करता है। ये तीसरा पॉइंट आ जाएगा। चौथा पॉइंट क्या आ जाएगा कि मानव की मूल प्रकृति अनुसार 2 प्रकार के अधिगम होते हैं, 2 प्रकार के अधिगम है। ठीक, पहला आ जाएगा हमारा संज्ञानात्मक और दूसरा आ जाएगा अनुभवजन्य। ठीक, तो संज्ञानात्मक अधिगम जो है वो ज्ञान प्राप्त करने तक सीमित है, जबकि अनुभवजन्य अधिगम जो है वो उस प्राप्त ज्ञान को जीवन के व्यवहारिक पक्ष में, मतलब प्राप्त ज्ञान को जीवन यापन में लाने से संबंधित है अनुभवजन्य। ठीक है, जीवन यापन में उपयोग करने से संबंधित है। तो यह ज्ञान प्राप्त करने तक सीमित है और यह प्राप्त ज्ञान को जीवन यापन में उपयोग करने तक है। 4 पॉइंट हो गए। ठीक है, पांचवा पॉइंट लिखना कि मानव स्वयं की रुचि अनुसार कार्य करता है। अस्तु मतलब होता है इसीलिए उसे
अस्तु वह स्वप्रेरित मतलब खुद से प्रेरित होगा, प्लस में आत्मविश्वास वह बेहतर कर सकता है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया तुम अपने को कि ये क्या है, मानवतावादी की विशेषताएं हैं। ठीक, प्लस में इन्होंने मानवतावादी ने क्या बोला है, बाल केंद्रित शिक्षा पर बल दिया, बाल केंद्रित शिक्षा पर बल दिया है। ठीक है, बाल केंद्रित शिक्षा पर बल दिया है। और सातवां हम लिख सकते हैं कि इसमें शिक्षक और जो अभिभावक हैं, शिक्षक और अभिभावक ये क्या है, केवल मार्गदर्शक हैं। शिक्षक अभिभावक क्या है, मार्गदर्शक हैं। इतना समझ में आ गया है। इसमें उनका बोलना है कि अनुभव, मानवतावादी का बोलना है कि अनुभवों से ही बालक का सामाजिकरण होता है, बालक का सामाजिकरण होता है। ठीक, ये सब आ जाएंगी मानवतावादी की इतनी विशेषताएं। एक पेज में इतना सफिशिएंट है। और लास्ट में आप लिख सकते हो कि मानवतावादी ने मतलब उपरोक्त उसके आधार पर अपना सिद्धांत मतलब दिया है। ठीक है, अब अच्छा ये बताओ इसकी सीमाएं क्या हो सकती है। सीमा भी हमको पता होना चाहिए, हर सिद्धांत की एक सीमा, कुछ ना कुछ लिमिटेशंस होती है। ठीक है, कि अब ज़रूरी है क्या कि मानव मतलब इसी से ही सीखता हो, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो पहली सीमा जो हर सिद्धांत में आएगी कि हमेशा हर परिस्थिति में विश्वसनीय नहीं है। सॉरी, इसकी सीमा क्या आ जाएगी, हमेशा हर परिस्थिति में विश्वसनीय नहीं। दूसरी क्या आ जाएगी, अनुभव सर्वत्र उपलब्ध नहीं है। अब अनुभव सर्वत्र उपलब्ध नहीं है। ठीक, तीसरा आ जाएगी क्या कि बिना दिशा निर्देश अनुभव साध्य नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि आप बिना दिशा निर्देश मतलब ज़रूरी नहीं कि आप अनुभव करो तो आप अधिगम, हम बहुत सारी चीज़ें अनुभव करते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम पढ़ते जा रहे हैं। हर चीज़ के अनुभव में हम कुछ सीखते नहीं हैं। ठीक, तो ये उसकी सीमाएं आ जाएंगी। क्लियर, तो विशेषताएं में यह विशेषताएं आ जाएंगी और इसकी सीमाएं आ जाएंगी। अब शैक्षिक निहितार्थ क्या होगा, तो इसमें हम कार्ल रोजर्स को पूरा क्या बोल सकते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। ये नोट्स के थ्रू आपका टाइम भी इससे बच जाएगा। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि मानव अधिगम परिप्रेक्ष्य में जो सिद्धांत होते हैं उनकी विशेषताएं, कारण और उसका शैक्षिक निहितार्थ होता है। 4 सिद्धांत दिए, मानवतावादी, संज्ञानात्मक, व्यवहारात्मक और एक सामाजिक। ठीक है, तो सबसे पहले मानवतावादी हमने पढ़ा कार्ल रोजर्स को। तो कार्ल रोजर्स ने अनुभवजन्य अधिगम दिया है कि व्यक्ति अच्छा होता है, वातावरण सकारात्मक होता है तो उसका सकारात्मक विकास होता है, वातावरण नकारात्मक होता है तो नकारात्मक विकास होता है। वह प्राथमिकता स्वयं को देता है और समाज में सम्मान प्रतिष्ठा बनाने की बात करता है। केवल कार्ल रोजर्स का आता है तो उसमें आप ये लाइन जोड़ सकते हो कि कार्ल रोजर्स ने प्रयोग पहले प्रोण पर किया, फिर बाद में उसने छात्र अधिगम पर भी प्रयोग किया। ठीक है, कार्ल रोजर्स ने बोला कि मनुष्य की मूल प्रकृति में 2 प्रकार के अधिगम होते हैं, संज्ञानात्मक अधिगम और एक अनुभवजन्य अधिगम। संज्ञानात्मक अधिगम केवल ज्ञान तक सीमित होता है, जबकि अनुभवजन्य अधिगम जो है वो उस ज्ञान को जीवन यापन से संबंधित करता है। ठीक है, क्योंकि कुछ सिद्धांतों में परिस्थिति के अनुसार समायोजन किया जा सकता है। ठीक है, अनुभव के आधार पर, ज़रूरी नहीं है कि मतलब आपने जो पढ़ा है वही की वही आप अनुभव भी करो, मतलब वही चीज़ हो। ठीक है, तो अब उनको परिस्थिति के अनुसार चेंज होना आवश्यक है। इतना क्लियर हो गया। अब इसके शैक्षिक निहितार्थ क्या आ जाएंगे। शैक्षिक निहितार्थ में हम शैक्षिक निहितार्थ का अर्थ होता है कि आप उसका शिक्षा में कैसे यूज़ कर रहे हो। ठीक है, तो पहला जो मानवतावादी सिद्धांत है वो बाल केंद्रित शिक्षा पे बल दे रहा है। मैंने बताया कि भाई जो व्यक्ति है, मानव है, उसे अपनी रुचि के अनुसार कार्य करना चाहिए। ठीक है, रुचि के अनुसार कर रहा है मतलब वो बाल केंद्रित शिक्षा पर बल दे रहा है। ठीक है, तो बाल केंद्रित शिक्षा पर बल देता है और शिक्षक होता है केवल सहायक होना चाहिए। ठीक है, दूसरी इसकी शैक्षिक निहितार्थ आ जाएगी कि स्वयं की रुचि के अनुसार अधिगम करता है तो वह स्वयं ही पहल कर रहा है।
ठीक है। तो इससे बालक में आत्मविश्वास व वह खुद ही स्वप्रेरित होता है। ठीक। फिर शैक्षिक निहितार्थ क्या आएगा कि ज्ञान के अधिक अनुभव से छात्र में वांछित सामाजिकरण होगा। ठीक है। इसका मतलब ये है कि जितना ज़्यादा वो अधिगम कर मतलब अनुभव करके सीखेगा उतना ज़्यादा उसका सामाजिकरण होता रहेगा, क्योंकि समाज ही तो हमें अनुभव देता है। ठीक है। प्लस में हम इसमें बोल सकते हैं कि स्वयं का मूल्यांकन और बेहतर कोशिश हम इसमें कर सकते हैं। तो ये देखो मैक्सिमम पॉइंट किससे रिलेटेड है, बालक से। तो आपको ऐसे पॉइंट लिखना है कि वो आपको याद आ जाए। सबसे पहले आप बालक के बारे में लिख लो, फिर माता पिता के बारे में लिख लो, फिर शिक्षक के बारे में, ये अपने याद करने के हिसाब से। ठीक है। तो आपने इतने पॉइंट्स लिख लिए। फिर आप लिखोगे जो माता पिता है, आप देखो ये अनुभव की बात कर रहा है तो पहला अनुभव तो माता पिता ही देंगे। तो चूँकि मानवतावादी अनुभवजन्य अधिगम की बात करता है तो उसे माता पिता का पहला स्थान होता है, वह प्रथम गुरु होते हैं। तो उनका उत्तरदायित्व बनता है कि वो बच्चे को उचित वातावरण दें। ठीक है। उसकी विचार भावना मूल्य में मतलब मूल्यों का भी अच्छा पोषण करें, प्लस में उसके उद्देश्य निर्धारण में सहायक हों कि बच्चे को क्या करना है, उसे इतना ज्ञान नहीं होता है तो उसका उद्देश्य भी निर्धारण में सहायक हो। ठीक। फिर आ जाएगा कि मानवतावादी अधिगम में शिक्षक को केवल सहायक बताया गया है, उसे केवल मार्गनिर्देशन करना चाहिए। ठीक है। प्लस में उसे बच्चे ने अपनी रुचि अनुसार कार्य कर रहा है तो उसे अनुकूल परिस्थितियाँ देना चाहिए। बच्चा मार्ग से नहीं भटके उसके लिए शिक्षक को कार्य करना चाहिए। प्लस में उसकी बच्चे की रुचि को अभिरुचि में बदलने के अधिकाधिक अवसर देना चाहिए। ठीक है। और शिक्षक को चाहिए कि वो बच्चे को बताएं कि तुम इसलिए पढ़ाई कर रहे हो ताकि तुम आगे जाके ये रोजगार या ये व्यवसाय या इस प्रकार से पैसा कमा सकते हो, या अपना जीवन यापन कर सकते हो। तो अधिगम के भावी लाभ भी एक शिक्षक को अपने छात्र को बताने चाहिए। ठीक है। तो ये होता है शैक्षिक निहितार्थ कि आप शिक्षा में इस सिद्धांत का उपयोग कैसे कर सकते हो। इतना समझ में आ गया है। ठीक है। तो एक बार आप इसको एक बार खुद से पढ़ के देख लीजिए। तो ये उसकी विशेषताएं आ जाएंगी और ये उसके शैक्षिक निहितार्थ आ जाएंगे और सीमाएं तो मैंने अभी आपको बता दी है। ठीक। अब नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं जीन पियाजे को। ठीक। तो जीन पियाजे भाई साहब ने क्या बताया था, दूसरे पेज में समझ लेते हैं, फिर मैं इसमें आपको रिवीजन करा दूंगी। ठीक है। तो अगर जीन पियाजे के बारे में आता है, जीन पियाजे के सिद्धांत के बारे में आता है, तो उनकी विशेषताएं अपन केवल विशेषताएं आती है तो क्या लिखोगे तुम, पहला तो ये लिख देना भाई जीन पियाजे के बारे में थोड़ा बहुत कि जीन पियाजे जो हैं वो कहाँ के थे, स्विट्ज़रलैंड के, स्विस निवासी थे, स्विट्ज़रलैंड के थे। ठीक है। इन्होंने इनका जो विकास का सिद्धांत है, दिख रहा है कि नहीं, ऊपर कर लो यार थोड़ा। ठीक है। तो इनका जो विकास, इन्होंने क्या बोला, इनके सिद्धांत को संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत कहा गया। ठीक है। दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं कि इन्होंने विकास को सतत नहीं माना, विकास को सतत नहीं माना। ये विशेषताएं बता रही हूँ पॉइंट्स में। ठीक है। अगर इसकी विशेषताएं आती हैं तो पॉइंट्स में ही लिखना, पोथी मत लिखना, बहुत बार बता चुकी हूँ। ठीक है। तो जीन पियाजे ने का जो सिद्धांत है उसको संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत बोला गया। उन्होंने विकास को सतत नहीं माना और विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं। विकास की कितनी अवस्थाएं बताई, 4 अवस्थाएं बताई, जिनको हम आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है। इन्होंने बोला, हाँ, इन्होंने अनुवांशिकता को महत्व नहीं, अनुवांशिकता को महत्व दिया, अनुवांशिकता को महत्व दिया। ठीक है। और सामाजिक सांस्कृतिक पक्ष को, सामाजिक सांस्कृतिक पक्ष की उपेक्षा करी है, मतलब उन्होंने अनुवांशिकता को ज़्यादा महत्व दिया है, सामाजिक सांस्कृतिक पक्ष की उपेक्षा करी है। ठीक है। भाषा को महत्व नहीं दिया है, भाषा को महत्व नहीं दिया है। इनका बोलना था कि जो बच्चे हैं वो मतलब प्रारंभ से ही क्या है, सक्रिय निर्माता है, मतलब वो प्रारंभ से ही सीखना चाहता है कोई भी बच्चा। ठीक है। इतना समझ में आ गया। और इन्होंने बोला है जो शिक्षक होता है, शिक्षक और जो भाषा है वो क्या होती है, केवल सहायक होती हैं। क्या होती है, केवल सहायक होती हैं। ठीक है। तो इतने पॉइंट्स तो आपको जीन पियाजे के सिद्धांत के बारे में लिखना है कि
जीन पियाजे का सिद्धांत को संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत कहा गया। इन्होंने विकास को सतत नहीं माना और विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं। इन्होंने आनुवांशिकता के महत्व को स्वीकार किया है। इन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक पक्ष की उपेक्षा करी है। भाषा और शिक्षक को, ये पॉइंट मत लिखना, भाषा और शिक्षक को केवल सहायक माना है और बच्चे जो है वो प्रारंभ से सक्रिय होते हैं ऐसा उन्होंने माना है। क्लियर? तो ये आ जाएगा जीन पियाजे का। अब जीन पियाजे ने बताई थी 4 अवस्थाएं, तो क्वेश्चन आ सकता है आपका पहला ये कि जीन पियाजे के सिद्धांत की विशेषताएं बताओ, तो आप ये विशेषताएं लिख देना। ठीक है, विशेषताएं और सीमाएं, तो सीमाएं भी हम अभी पढ़ लेंगे। मैंने एक वीडियो में जीन पियाजे और वाइगोट्स्की को जब कंपेयर किया था, वो वीडियो भी देख लेना। उससे उनकी सीमाएं, मतलब जो वाइगोट्स्की ने नहीं बताया तो वो मतलब जो वाइगोट्स्की ने बताया है वो जीन पियाजे की सीमा है और जीन पियाजे ने बताया वो वाइगोट्स्की की सीमा है। ठीक है, तो एक बार वो वीडियो भी देख लेना। तो जीन पियाजे ने भाई 4 अवस्थाएं बताई। एक बताइए संवेदी पेशी अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त क्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक। अब इसमें मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, ये जो 4 अवस्थाएं हैं उन्हीं 4 अवस्थाओं के शैक्षिक निहितार्थ उसी के हिसाब से हम लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही टेबल बना लो। एक मतलब अगर लॉन्ग आंसर भी आता है कि मतलब जीन पियाजे का, तो आप एक पेज में भी अगर इतना लिख लोगे तो ये सफिशिएंट है। ठीक है, मतलब इसमें हम उसकी विशेषताएं तो बता ही दी है, उसके ये अवस्थाएं भी बता रहे हैं और उसके शैक्षिक निहितार्थ भी बताते जा रहे हैं। ठीक है, तो पहली अवस्था थी संवेदी पेशी अवस्था। संवेदी पेशी अवस्था ये जन्म से 2 वर्ष होती है। पूर्व संक्रियात्मक 2 से 7, मूर्त संक्रियात्मक 7 से 2 और औपचारिक संक्रियात्मक 12 से प्रौढ़ावस्था तक। ठीक है, अब संवेदी पेशी आप चले जाओ अपने बचपन में या किसी बच्चे को याद कर लो। तो जन्म से 2 वर्ष तक के बच्चे को याद करो, तो प्रारंभ में वह स्पर्श व संवेगों द्वारा सीखता है। स्पर्श व संवेगों द्वारा सीखता है। ठीक है, बाद में प्रत्यक्ष वस्तुओं के प्रति संवेदना व्यक्त करता है। जैसे हम झुंझुना ला दो, खिलौना ला दो, तो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष की बात नहीं करें, केवल प्रत्यक्ष वस्तुओं के प्रति संवेदना प्रकट करता है। स्थायित्व आ जाता है। स्थायित्व आ जाता है इन द सेंस वो बोलते हैं ना, मतलब मुंह पे कपड़ा डाल लेते हैं, मतलब उता ता ऐसे करते बच्चों को, तो बच्चे को लगता है कि मम्मा अभी थी और अभी गायब हो गई। मतलब ऐसा नहीं है, मतलब शुरू में बच्चे को ऐसा लगता था, पर 2 साल का होते होते उसको पता है कि मम्मा ने ये चुन्नी मुंह पे रखी थी और फिर उसी को बार बार हटा रही हैं। ठीक है, तो बच्चे में स्थायित्व आ जाता है। ठीक, तो ये चीज़ें इसमें आ जाएंगी। पूर्व संक्रियात्मक, देखो मैं इसके फर्स्ट पॉइंट में आपको क्लियर कर देती हूँ। अगर इसके शैक्षिक निहितार्थ लिखो तो आप क्या लिखोगे कि ये जो जीन पियाजे ने जो सिद्धांत बताया है उसका शैक्षिक निहितार्थ में संवेदी पेशी अवस्था में हम क्या शैक्षिक निहितार्थ कर सकते हैं भाई, बच्चे को स्पर्श द्वारा अधिगम करवाओ। ठीक है, हर चीज़ को उसको छू के बताओ कि देखो ये है, ये है, तो स्पर्श द्वारा वो अधिगम कर सकता है। संवेगों का अधिकाधिक प्रत्यक्षीकरण करो कि ऐसे रोते हैं, ऐसे हंसते हैं, ऐसे चिल्लाते हैं, तो ये संवेगों का प्रत्यक्षीकरण करो। और स्थायित्व लाने हेतु बार बार दोहराओ, मतलब उस चीज़ को बार बार दोहराएंगे तो बच्चे को ये चीज़ समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो ये इसके शैक्षिक निहितार्थ हो गए। ठीक है, फिर पूर्व संक्रियात्मक, तो पूर्व संक्रियात्मक 2 से 7 वर्ष का बच्चा होता है। स्वकेंद्रित होता है, वो सोचता है कि मुझे जो अच्छा लग रहा है वो सभी को अच्छा लगना चाहिए, मतलब मैं प्रायोरिटी होना चाहिए सभी की। ठीक है, वो अनुकरण द्वारा सीखते हैं, मतलब आपने सामान्य देखा होगा बच्चा बोलना सीख रहा है तो जैसे बड़े बोलते हैं उसके हिसाब से ही वे बोलते हैं। ठीक है, तो वो क्या होता है, अनुकरण के द्वारा सीखते हैं। और खेलकूद के माध्यम से सामाजिकरण होता है। अधिकतर जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं हम उसको खेलकूद के माध्यम से ही अध्ययन करवाते हैं, रटवा के नहीं करवाया जा सकता है छोटे बच्चों को। अगर रटवा के पढ़ाएंगे तो वो लोग तो नीरस हो जाएंगे। ठीक है, तो खेलकूद के माध्यम से उनका सामाजिकरण किया जाता है। इस एज में बच्चे की कल्पना होती है पर तार्किक सोच नहीं होती है, मूर्त सोच होती है। मूर्त सोच मतलब होता है जो देख सकता है उसके बारे में वो सोच सकता है। ठीक, फिर आ जाएंगे मूर्त क्रियात्मक, इससे थोड़ा और बड़ा कर लो। अब उसकी स्वकेंद्रित नहीं है, वो स्वकेंद्रित नहीं होता है, इसमें लिख लेना, स्वकेंद्रित नहीं होता है। ठीक है, उसकी अवबोध क्षमता विकसित हो चुकी है, शुरू हो रही है में मूर्त प्रत्यक्ष चिंतन करना प्रारंभ कर दिया है उसने। ठीक है, और तार्किक सोचने भी स्टार्ट कर दिया, थोड़ा बहुत तर्क में सोचने लग गया है। स्कीमा में ज्ञान का वर्गीकरण करना प्रारंभ कर दिया। स्कीमा है ना, स्कीमा जो होता है, जीन पियाजे ने एक टर्मिनोलॉजी यूज़ करी थी कि आपके अंदर जितना भी संज्ञान है, जितना भी आपने दिमाग में भर के रखा है वो सब स्कीमा में स्टोर होता है। ठीक है, और अगर आप उस चीज़ को यूज़ कर दो, जैसे हमने क्लास में ये चीज़ सीखी थी और हम एग्ज़ाम में उसको यूज़ कर रहे हैं, तो हम स्कीमा से उस चीज़ को उठा रहे हैं कि हमने क्लास में ये पढ़ा था और अब ऐसा ऐसा लिख रहे हैं,
तो स्कीमा में ज्ञान का वर्गीकरण करना 7 से 12 वर्ष में बालक प्रारंभ कर देता है। औपचारिक, अब हम बड़े हो गए तो अब ये हम पे लेके चलो पूरा, ठीक है। अब हम मूर्त और अमूर्त चिंतन करने लगे हैं, तार्किक विचार करने लगे हैं, और स्कीमा में परिस्थिति अनुसार समायोजन मतलब परिस्थिति के अनुसार समायोजन मतलब अडेप्टेशन करने लगे हैं। जो भी हिसाब से हम, अगर परिस्थिति जैसी हो उसके हिसाब से हम कार्य करने लगे हैं। अब शैक्षिक निहितार्थ देख लो। पहला शैक्षिक निहितार्थ तो मैंने बता ही दिया है कि संवेदी पेशेवस्था में इस सिद्धांत का यूज़ कैसे कर सकते हैं। स्पर्श द्वारा अधिगम कराओ बच्चे को, संवेगों का प्रत्यक्षीकरण करो, स्थायित्व लाने के लिए बार बार दोहराओ, ठीक है। और क्या कर सकते हैं कि बच्चे में स्वकेंद्रण को रोकने के लिए शिक्षक को चाहिए कि उसे उचित मार्गनिर्देशन दे। शिक्षक को ज्ञात होना चाहिए कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में जो बच्चा है वो अनुकरण के द्वारा सीखता है, तो उसे शिक्षक को आदर्श बनना चाहिए, ठीक है। खेलकूद के माध्यम से अध्ययन कराना चाहिए जिससे उसका उचित सामाजिकरण हो, ठीक है। उसकी कल्पनाशीलता को बढ़ाने के लिए हमें उसका अधिकाधिक अवसर देना चाहिए, ठीक है। तो ये इसके शैक्षिक निहितार्थ आ जाए। मूर्त क्रियात्मक की बात करें तो मूर्त क्रियात्मक में शैक्षिक निहितार्थ क्या हो सकता है कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को अवबोधात्मक प्रश्न देना चाहिए, ठीक है। हमें उसके समालोचनात्मक चिंतन के लिए प्रेरित करना चाहिए। इस साल के बच्चे को, मतलब इस समय का बच्चा अगर मूर्त क्रियात्मक स्टेज में है तो हमें उस हिसाब से उसको प्रॉब्लम्स देना चाहिए, ठीक है। जटिल मानसिक क्रियाएं करवाना चाहिए उससे, ठीक है, उसकी एज के अनुसार। संज्ञान से अधिक उपयोग मतलब उसके ज्ञान का अधिक से अधिक वो उपयोग कर सके, केवल रटना नहीं है, उसका उपयोग कर सके, उसके अधिकाधिक हमें अवसर देना चाहिए। और रचनात्मकता के लिए उसको प्रेरित करना चाहिए, रचनात्मकता के लिए उसको प्रेरित भी करते रहना चाहिए, ठीक है। फिर जब औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था आती है तब शिक्षक को चाहिए कि वह अब बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा मार्ग निर्देशक दे और कम से कम सहायता करें, ठीक है। बच्चे को उसकी रुचि अनुसार अभिवृद्धि के लिए उसको पर्याप्त अवसर दें। फिर वही आ जाएगा कि उसकी एज के अनुसार उसमें जटिल मानसिक क्रियाएं दें, संज्ञान को अधिक बढ़ाने के लिए अवसर दें और रचनात्मक कार्य हेतु उसको प्रेरित करें। तो ये आ जाएंगी अपनी पूरी एक पेज में। जीन पियाजे का अगर लॉन्ग में आंसर आता है तो आप इतना भी टेबुलर फॉर्म में कर लोगे, हाँ, बट ये अच्छे से टेबल बना लेना, मतलब सीधी लाइन होके फिर शैक्षिक निहितार्थ हेडिंग करके फिर ये नीचे लिख देना, तो सामने वाला भी इम्प्रेस हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक पेज में आपका पूरा जीन पियाजे का कंप्लीट हो जाएगा। हमने जीन पियाजे की विशेषताएं देख ली, ठीक है, उसके स्टेजेस देख ली, क्या बोल सकते हैं उसको, सोपान देख लिए, ठीक है, शैक्षिक निहितार्थ देख लिया। और अब हम देखते हैं उपयोग, मतलब शैक्षिक निहितार्थ देख लिया। और अब देखो इसकी सीमा क्या है जीन पियाजे की। पहली सीमा तो ये है क्या कि उन्होंने, कहाँ बताऊँ यार, जगह नहीं, यहाँ बता देती हूँ। पहली सीमा यह है कि किशोरावस्था को अधिक सक्रिय बताया। ऐसा ज़रूरी है कि किशोरावस्था में ही बच्चा सक्रिय हो, वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में भी सक्रिय हो सकता है, डिपेंड करता है बच्चे के ऊपर, ठीक है। दूसरा इनका लिमिटेशन आ जाएगी, इन्होंने भाषा को उपयोगिता नहीं दी, गलत बात है। तीसरी आ जाएगी कि इन्होंने सामाजिक और सांस्कृतिक तत्व की उपेक्षा करी, ठीक है, ये नहीं करना चाहिए था। चौथा आ जाएगा उन्होंने जो प्राइवेट स्पीच होती है, इसको बोलते हैं सामूहिक एकालाप, इस प्राइवेट स्पीच को बोलते हैं निज वाक, प्राइवेट स्पीच को बोलते हैं निज वाक की उपेक्षा करी। प्राइवेट स्पीच मतलब होता है जब 3 साल से ऊपर का बच्चा खुद अकेला खेलता है, मतलब वो किसी से, मतलब खुद से ही बात करता है, तो होता है निज वाक। तो इन्होंने निज वाक को इग्नोर किया, उन्होंने बोला कि वो तो ऐसा ही है, उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है, निज वाक को इग्नोर किया, ठीक। तो ये सब उसी क्या आ जाएंगी, सीमाएं आ जाएंगी, किसकी, जीन पियाजे के सिद्धांत की, ठीक है। अब वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी हो रही तो 2 वैज्ञानिकों को नेक्स्ट पार्ट, मतलब 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, तो अभी मैं सेकंड पार्ट भी बना देती हूँ, ठीक है। तो आप वो भी ज़रूर देखिएगा।